जो लोग शुक्रवार रात को टीवी के सामने थे उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। कुछ गड़बड़ हो रही थी। पहले सोने की कीमत गिरी और कुछ ही घंटों में ट्रिलियनों डॉलर की मार्केट कैप गायब हो गई। इसके बाद चांदी गिरने लगी और इसमें 40% तक की गिरावट आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कीमती धातु नहीं बल्कि कोई मीम कॉइन हो। बहुत तेजी से गिरावट आई। जिसे हम सुरक्षित ठिकाना कहते हैं, वह सब कुछ हिल रहा था। क्या हुआ था? क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला था? असल में शुरुआत में बिटकॉइन मजबूत बना हुआ था, लेकिन शनिवार को एप्स्टीन फाइलें सार्वजनिक कर दी गईं और बिटकॉइन भी गिरने लगा। नाम, संबंध, दस्तावेज और बार बार सामने आने वाला बिटकॉइन शब्द। बिटकॉइन भी इसे सहन नहीं कर सका, वह भी तेजी से गिरने लगा। बाजार में एक घबराहट फैल गई। क्या बिटकॉइन को असल में एप्स्टीन ने ही बनाया था? क्या यह सब कुछ एक भ्रम था? आखिरकार सब कुछ गिर गया। सोना, चांदी। तो क्या यह गिरावट मुनाफा वसूली थी या अब यह एक शीर्ष संकेत था? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर गिरावट क्यों आई? क्या गिरावट जारी रह सकती है या निवेश बाजारों के लिए फिर से अच्छे दिन लौटेंगे? तो चलिए अब बिना दुनिया में एक वित्तीय प्रलय जैसी स्थिति है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि सोने ने पिछले 150 वर्षों में सबसे तेज गिरावट देखी है। कुछ ही घंटों में यह लगभग 15% गिर गया दोस्तों, और 6.2 ट्रिलियन डॉलर की बाजार पूंजीकरण मिटा दी। देखिए, जिस क्रिप्टो बाजार के बारे में हम दिन रात बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिसके पीछे भागते हैं, हजारों कॉइन हैं, इन सभी का कुल मौजूदा बाजार मूल्य आइए यहीं से देखें। देखिए, यह नीचे गिर गया है दोस्तों। इस समय कुल मिलाकर यह 2.57 ट्रिलियन डॉलर है। सिर्फ गिरावट के कारण सोने ने 6.2 ट्रिलियन डॉलर को हवा में उड़ा दिया। अंतर इतना बड़ा है। मुद्दा बहुत ही गर्म था। पहले कहा गया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, हमला करेगा, ऐसा कहा गया। इसके बाद नए फेड अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिसे हम कबूतर नरम रुख वाला समझ रहे थे, लेकिन वह बाज कड़ा रुख वाला निकला और फिर एप्स्टीन फाइलें सार्वजनिक कर दी गईं। मुद्दा वाकई में बहुत ही गर्म है। हम अराजकता में हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत में आपसे एक अनुरोध है, लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा समर्थन करें, और आपकी टिप्पणियां हमारे लिए कीमती हैं। जब सोना चाल चल रहा था तो चांदी ने कहा, मैं तो शैतान का पैसा हूं। ऐसा कहा जाता है ना, चांदी शैतान का पैसा है। इसमें 38% की गिरावट आई। यानी सोचिए, जिसने 1 लाख डॉलर की खरीदारी की थी, उसके पास अचानक सिर्फ 62,000 डॉलर ही रह गए। ये बहुत गंभीर बात है। यानी कुछ ही घंटों में सब कुछ पिघल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लीवरेज वाले ट्रेड में प्रवेश कर लिया हो। लेकिन एक ऐसा संकेतक था जिसके बारे में मैंने समय समय पर वीडियो में बताया है। ए से जेड तक मेरी निजी जिंदगी में मेरे आसपास हर कोई पूछने लगा था कि हम कैसे ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, बैंक खाते से चांदी कैसे ले सकते हैं। मुझे इसका एक उदाहरण 2021 में याद है। हर कोई अल्टकॉइन के बारे में पूछ रहा था दोस्तों, और अल्टकॉइन बुल रैली का यह आखिरी दौर था, और उसके बाद गिरावट आ गई थी। चांदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर कोई चांदी के बारे में पूछ रहा है। अरे, इस चांदी ने दुनिया में कैंसर का इलाज नहीं खोजा, मतलब बहुत तेजी से भी बढ़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, चांदी एक कीमती धातु है। हम इसे कई उद्योगों में भविष्य से जुड़े सभी उत्पादों में इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी आगे वीडियो बनाऊंगा। चांदी का किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है, यानी चांदी की सोने से भी ज्यादा कीमती कुछ खासियतें हैं। वास्तव में इसके उपयोग के क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं। मैं इसे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अचानक 4 गुना या 10 गुना हो जाएगी। बहुत तेज बढ़ोतरी के बाद, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, उतनी ही तेज गिरावट भी आ सकती है। यानी यह एक मुनाफा वसूली भी हो सकती है। ऊपर से देखकर मुनाफा लेकर फिर से जारी भी रह सकता है, या फिर छोटी पर रुक सकता है। इस वीडियो में हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। और हमने कहा था कि बिटकॉइन मजबूत बना हुआ है, आखिरकार इस बार मजबूत बना हुआ है। फिर एप्स्टीन की फाइलें सामने आईं, बिटकॉइन गिर गया। क्या एप्स्टीन के पास ओल्ड कॉइन का कोई टेप था? नहीं, लेकिन एप्स्टीन की ईमेल्स में बिटकॉइन शब्द बहुत बार आया था। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं अभी आपके साथ साझा करूंगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए, आप सोने और चांदी के चार्ट देख रहे हैं। सिर्फ एक दिन में 38% की गिरावट, और 48 घंटों में 16%, 24 घंटों यानी एक दिन में 14 से 15% की गिरावट आई सोने में। मैंने पीछे जाकर देखा, हाल ही में नहीं, पिछले 150 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 150 साल में जो घटना नहीं हुई, शायद मैंने सोना और चांदी खरीदी और वह घटित हो गई। वित्तीय बाजारों का असली रूप यही है। यहाँ आपकी पूंजी पर नजर रखने वाली बड़ी मछलियां और स्मार्ट मनी मौजूद है। ध्यान दें तो ऐसे बड़े संकट अक्सर शुक्रवार को ही होते हैं। पिछले एक साल में शुक्रवार को ही बड़े संकट आए हैं। शनिवार रविवार बाजार बंद रहने के कारण ऐसा हुआ। इसके 2 कारण हैं। पहला, अमेरिका का ईरान पर हमले का अंदेशा। जहाज निकल गए हैं और बड़ी परेशानी होने वाली है। क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। ईरान ने भी कहा, मैं आसपास के देशों पर हमला कर दूंगा। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका ने इस विचार को छोड़ दिया हो। ये सोने की कीमत को वापस खींच सकता है, क्योंकि अगर अराजकता और युद्ध नहीं होता तो सोने की कीमत तेजी से नहीं बढ़ती। ये एक कारण है। लेकिन सोने की इस हलचल के पीछे एक और भी मजबूत दूसरा कारण है। यानी एप्स्टीन फाइलों के अलावा एक और बात है। ट्रंप पॉवेल को नहीं चाहते दोस्तों। हम हमेशा इस पर बात करते हैं, और मई 2026 के मध्य में पॉवेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो जाएगा। ट्रंप पॉवेल को क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वह बहुत ज्यादा ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं
या फिर ब्याज दरों को पर्याप्त रूप से कम नहीं कर रहे हैं। और हर कोई ट्रंप से यही उम्मीद कर रहा था कि वह कम ब्याज दरों के पक्षधर और मौद्रिक विस्तार को पसंद करने वाले एक फेड अध्यक्ष लाएंगे। एक फेड अध्यक्ष आए जिनका नाम केविन वॉश है और उन्होंने 2006 से 2021 के बीच कार्य किया। वह हमेशा ढीली मौद्रिक नीतियों से दूरी बनाकर रखते थे। उन्होंने सोचा कि फेड ने महंगाई को देर से गंभीरता से लिया। उनका मानना है कि मौद्रिक विस्तार बुलबुला बना सकता है और विश्वसनीयता सख्त रुख से ही बचेगी। हम पॉवेल की नीति के अनुयायी को देख रहे हैं। इसने बाजारों को झकझोर दिया और क्रिप्टो व सोने को तेजी से गिरा दिया, क्योंकि हो सकता है कि ब्याज दरें अब कम ना हो। अगर ब्याज दरें नहीं गिरेंगी, अगर मौद्रिक डील नहीं होगी, तो सोना क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब महंगाई को दबा दिया जाता है तो सोना क्यों बढ़ेगा? और इसने बाजार में एक झटका प्रभाव पैदा किया। कुछ ने कहा ट्रंप के इस चुनाव से वे ब्याज दरें बढ़ने देंगे। दूसरों ने कहा नहीं, वे फिर भी सख्त मौद्रिक नीतियां जारी रखेंगे। यह हमारे लिए बुरा है क्योंकि क्रिप्टो की स्थिति मुश्किल है। अब जब सोना चांदी बढ़ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, पर घाटा होने पर सब सवाल पूछते हैं। यानी दोस्तों, अचानक से सोना 10%, 20% या महीने में 25% बढ़ गया। कोई नहीं पूछता कि यह क्यों बढ़ रहा है, लेकिन 14% गिरने पर सब कहते हैं सोना ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें एक भावनात्मकता है। असल में स्मार्ट मनी उन लोगों को कहते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर धन का प्रबंधन करते हैं। पैसा झुंड में चलता है, इसे कमाकर कहीं और ले जाया जाता है। अब इस स्मार्ट मनी में कोई भावना नहीं होती। मतलब हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अगर चांदी 4 गुना बढ़ जाए तो मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी सपनों की कार खरीद सकता हूं। यह तर्क संगतता से दूर एक भावनात्मक निर्णय है। मगर स्मार्ट मनी अलग है। वे कहते हैं चांदी का लक्ष्य पूरा होते ही मैं एक $120 में बेचकर 80 में फिर खरीदूंगा, या सोने का लक्ष्य पूरा होने पर अगर वह फायदेमंद न रहे तो मैं उसे बेचकर नीचे से फिर खरीद लूंगा। यही है कि स्मार्ट मनी भावनाओं से दूर रहती है और तर्क संगत निर्णय लेती है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि सोना गिर सकता है। दोस्तों, मैं कहता हूं देखो, यह हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा। मैंने ट्वीट किया कि 10 साल होल्ड किया, गालियां मिली। स्मार्ट मनी गाली नहीं देते। हाँ, वह इसकी संभावना देखती है। देखिए, मैंने ये पहले भी कई बार समझाया है। 2011 में देखी गई छोटी को फिर से देखना दोस्तों, 2029 तक चला गया। 80 के दशक में जो घटना हुई उसमें 25 साल लग गए। यानी आप सोना खरीदते हैं और 25 साल बाद वह फिर से डॉलर के मुकाबले आपने जिस स्तर पर खरीदा था उस स्तर पर पहुंचता है। ये इस काम का हिस्सा है। ये कहने पर आप भावुक हो जाते हैं, जिससे निवेशों का अपमान होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सोना बहुत कीमती है। हाँ, हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, लेकिन खरीदने के स्तर बहुत महत्वपूर्ण है और जब समय आए तो बेचना भी आना चाहिए। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक निवेश पोर्टफोलियो है। कुल मिलाकर मान लो तुम्हारे पास किराए पर देने के लिए एक छोटा सा घर है। शेयर बाजार में तुम्हारे कुछ शेयर हैं, स्टॉक्स हैं, सोना है और क्रिप्टो करेंसी भी है। अब यहाँ पर सोने का हिस्सा 20 से 30% के बीच होना चाहिए। यानी तुम्हारी कुल संपत्ति का 20 से 30% हिस्सा सोना हो सकता है। और तुम्हें क्या करना चाहिए? मान लो सोने की कीमत अचानक 2 गुनी या यहाँ तक कि 3 गुना हो गई। यानी तुम्हारे पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा 30% से बढ़कर 90% हो गया। ऐसे में तुम सोना बेचकर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, अपने पैसे का एक हिस्सा ब्याज पर लगा सकते हो या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो। यही है जिसे हम निवेश को विभाजित करना कहते हैं। मकसद ये नहीं है कि सारा सोना बेच दिया जाए, सोने का हिस्सा फिर से 30% तक लाना है। स्मार्ट मनी यही तरीका अपनाती है। यानी अगर सोने का हिस्सा 20% से अचानक 60% हो जाए तो वे बेचकर उसे फिर से 20% तक ले आते हैं। मूल बात यही है दोस्तों। यानी हाँ, कीमती धातुएं आगे भी बढ़ सकती हैं। वैसे आप बिनांस के माध्यम से सोना, चांदी, पैलेडियम जैसी कीमती धातुएं आसानी से खरीद सकते हैं। नए सदस्यों के लिए विशेष $600 का बोनस और 20% कमीशन छूट वाला लिंक वीडियो के विवरण में है, या आप QR कोड स्कैन करके भी बिनांस में सदस्यता ले सकते हैं। दोस्तों, सोना क्यों बढ़ रहा है? आइए सामान्य रूप से इसे देखें। केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। दुनिया में डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। चीन, रूस और पूर्वी ब्लॉक डॉलर छोड़ सोने की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक युद्ध और भू राजनीतिक जोखिम अधिक है। केंद्रीय बैंक असीमित फिएट मुद्रा छाप रहे हैं, जिससे महंगाई के कारण सोने का दाम बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि सोना और बढ़ेगा। मध्यम से लंबी अवधि में भी ये बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसलिए क्या यह गिरावट सिर्फ मुनाफा वसूली थी, या हमने अगले 3 सालों का कोई शिखर बिंदु देख लिया है? इसे अभी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सर मेरे पास $10,000 है और मैं सोना खरीदना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये कर सकते हैं। $10,000 से एक साथ सोना खरीदना जोखिम भरा है, लेकिन इसे 10 महीनों में बांटकर हर महीने $1,000 का सोना खरीदना, यानी क्रमिक खरीदारी, बेहतर है। दाम गिरने पर आपकी औसत कीमत कम होगी और दाम बढ़ने पर आपका मुनाफा होगा। ये निवेश का सुरक्षित तरीका है। अभी दाम अस्थिर है, बहुत कम समय में बहुत ऊपर चली गई है और आगे भी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे ऊंचा स्तर है, लेकिन इसे समझना अभी बहुत मुश्किल है। इस समय सबसे सुरक्षित तरीका क्रमिक खरीदारी है, इसीलिए यह सोना और चांदी दोनों पर लागू होता है। दोस्तों, बिटकॉइन में 8 साल से नहीं देखी गई एक घटना हुई है। 2018 में, आप अभी मासिक ग्राफ देख रहे हैं, 4 महीने लगातार बिटकॉइन गिरा था। 8 साल से यह दोबारा नहीं हुआ और अब हम 2026 में हैं। काफी समय बीत गया है और फिर से 4 महीने की गिरावट आई है। अभी बिटकॉइन ने 5वें महीने में भी लाल दिखाया है। ये बिटकॉइन में बहुत आम बात नहीं है। इसके बाद क्या होता है? इन लाल महीनों के बाद दोस्तों देखिए, बिटकॉइन $3,000 से $50,000 तक पहुंच गया।
इसने बहुत गंभीर रूप से ज्यामितीय वृद्धि देखी। अब जब हम कई आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हाँ, हम देखते हैं कि बिटकॉइन में ये स्तर नीचे हो सकते हैं। वास्तव में ऐसा है। इसीलिए मुझे क्या पता, आप माइनिंग में रुचि ले सकते हैं या बिटकॉइन को धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं। बिटकॉइन कीमती है दोस्तों, लेकिन अब हम देखेंगे कि एप्स्टीन फाइलों की वजह से इसकी कीमत क्यों गिरी। अब पहला घोटाला इस तरह शुरू होता है। अब नैपस्टर का एक संस्थापक है, नैपस्टर शायद उस ऐप का नाम है। ये एक पीयर टू पीयर फाइल और म्यूजिक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये तुर्की में बहुत मशहूर नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में मशहूर हो गया। पार्कर ने इसे शुरू किया था और यह इस्तेमाल करने वालों को पैसे कमाने का जरिया था। ये बिटकॉइन की तरह एक फाइल शेयरिंग वर्जन था, लेकिन तर्क के हिसाब से दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ पर वही चर्चा चल रही है, यानी पार्कर से भी मिलो, एलन मस्क से भी मिलो, और वे 2009 की तारीख की बात कर रहे हैं। आइए कोई विकेंद्रीकृत, ट्रेस न की जा सकने वाली वित्तीय चीज या समाधान ढूंढे, क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं वह गलत है। वे अपने लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि एलन इस काम में शामिल है, क्योंकि एलन ने वाकई में एप्स्टीन फाइलों के सामने आने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और अब वह कहता है कि हाँ, ईमेल्स में उसका नाम आता है, लेकिन वह कभी भी द्वीप पर नहीं गया, न ही उसने विमान में सफर किया। और अब वह कहता है कि मुकदमा चलना चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एलन ने इन फाइलों के प्रकाशित होने के लिए भी बहुत गंभीर दबाव बनाया, और इसमें वह सफल भी हुआ। ये अच्छा भी हुआ। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब हम फिर से वापस आ गए हैं। यहाँ से एक और चर्चा शुरू हो गई, क्या ये सब एप्स्टीन ने ही करवाया था? सतोशी असल में एप्स्टीन का करीबी दोस्त था। ऐसी चर्चा शुरू हो गई और बिटकॉइन में गिरावट आ गई। वह एकदम से ढह गया। लेकिन इसमें एक असंगति है। ये बातचीत 2019 की गर्मियों की है, जबकि बिटकॉइन का व्हाइट पेपर अक्टूबर 2008 में साझा किया गया था और जनवरी 2009 में बिटकॉइन काम करना शुरू कर चुका था। वह पहले से ही एक भुगतान माध्यम के रूप में मौजूद था। इसलिए दोस्तों, ये खबर थोड़ी मनगढ़ंत है। एक और तस्वीर में बिटकॉइन के संस्थापकों को एप्स्टीन द्वारा फंड किए जाने से संबंधित कुछ ईमेल साझा किए गए, लेकिन बाजार में बहुत सारे नकली ईमेल भी हैं। यह एक बात है। दूसरी बात, एप्स्टीन के बारे में मैं खुद जांच करता हूं, क्योंकि उदाहरण के लिए माइकल सेलर से जुड़ी बातें भी हैं। मैं सीधे सीधे किसी बात पर नहीं कूदता। देखिए, जब हम जस्टिस कोव पर जाते हैं तो इन फाइलों को सीधे देख सकते हैं। देखिए, और मैं खुद यहां से जांच करता हूं। बहुत सारे नकली ईमेल हैं, लेकिन असली भी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ माइकल सेलर के बारे में एक बात है। देखिए, सेलर एक पूरी तरह से घिनौना इंसान है, ऐसा कहा गया है। इस फाइल में उसे एक पूरा विकृत नशेड़ी ज़ॉम्बी कहा गया है। मेल में उसे ऐसे ही परिभाषित किया गया है। ये एप्स्टीन फाइलों में है, और असल में इससे बाजार में थोड़ी घबराहट भी फैल गई, और फिर रात में बिटकॉइन 75,000 तक गिर गया। अब मैंने इसकी जांच की है। माइकल सेलर की, यानी माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो अब स्ट्रैटेजी कंपनी के नाम से जानी जाती है, उसकी बिटकॉइन खरीद लागत $76,000 है। जब ये $75,000 तक गिरा था तब वे घाटे में थे। करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अभी यह 77,000 पर है, यानी बिटकॉइन की कीमत उसकी लागत के बहुत करीब घूम रही है। और 2000 में डॉट कॉम बबल फूटा था, एक संकट आया था। डॉट कॉम बबल फूटने के अलावा भी एक संकट आया था। उस संकट में भी माइकल सेलर ने एक ही दिन में 6 अरब डॉलर का रिकॉर्ड नुकसान झेला था। हमने इसे डेली न्यूज की हेडलाइन में देखा, इंटरनेट के जरिए, जाहिर है। मेरी जांच के अनुसार उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, हाँ, मैंने एक ही रात में 6 अरब डॉलर गंवा दिए। ये मेल खाता है बिल्कुल। सेलर को नुकसान ना हो, सेलर को पैसा मिले, क्योंकि असलियत क्या है हम नहीं जानते। यानी वह बुरा आदमी है या अच्छा आदमी, यह हम नहीं कह सकते। इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है। वास्तव में हाँ, क्रिप्टो के लिए, निवेश के लिए, हर चीज के लिए दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। एप्स्टीन के बारे में पेरजकर घिन आती है। लोग कहते हैं कि इसे पेरजकर इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। अभी तो ये सिर्फ 20% है। पेरजने वाले कहते हैं कि वे महीनों तक इससे उबर नहीं पाए। बहुत बुरा है। मतलब इस बारे में मैं सच में ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि सच में मेरा पेट नहीं संभाल पाता। घिनौना शब्द भी यहाँ कम पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि बुरे लोगों को सजा मिले, और मैं ये भी कहता हूँ, देखिए, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो ये घटनाएं हुई थी, उन सबको दबा दिया गया था। लेकिन अब देखिए, वेब 3 या वेब 2 कितनी अच्छी चीज है। एक्स पर, यूट्यूब पर हम इन बातों को खुलकर कर सकते हैं। लोग एक साथ आकर इन पर चर्चा कर सकते हैं और इन्हें सामने लाने के लिए दबाव बना सकते हैं, जनमत तैयार कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत कीमती है। इस मायने में जिस सदी में हम अभी हैं, एक्स का अस्तित्व और उसका स्वतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि हम ये आजादी एलन मस्क के कारण पा सके हैं, क्योंकि जब एलन मस्क ने एक्स के लिए 45 अरब डॉलर दिए थे, तब हर कोई किसी न किसी तरह से हंसा था। वह रकम जायज नहीं थी, पर वाक स्वतंत्रता के लिए एलन ने वह पैसा वसूल लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। सोना, चांदी, बिटकॉइन पर चर्चा जारी रहेगी। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।